हेलो फ्रेंड्स। कुछ कर जाने की तमन्ना और कुछ पाने की ख्वाहिश आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगी। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कुछ करने की तमन्ना हो, आपके मन में कुछ पाने की ख्वाहिश हो, तो आपके लक्ष्य पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपके मन में सच्ची तमन्ना, सच्ची ख्वाहिश होनी चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स आज का क्विज प्रीमियर लाइव। फ्रेंड्स, आज का क्विज प्रीमियर लाइव स्पेशली बायोलॉजी पे आधारित है। बायोलॉजी क्विज प्रीमियर लाइव जो कि शाम के 6 बजे है। फ्रेंड्स, इसमें जैव प्रक्रिया के क्वेश्चंस हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम में यानी कि आपके जो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होगा उस एग्जाम के पर्पज से टॉप 30 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चंस को करने के बाद हम आपको 10 सेकेंड का टाइम देंगे। उस 10 सेकेंड के अंदर आप लाइव के फॉर्म में आप आंसर लाइव चैट में आंसर आप दे सकते हैं, ए बी सी या डी। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप वो आंसर दे सकते हैं। इसके बाद 10 सेकेंड के बाद हम आपको उसका सही आंसर बताएंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपका क्विज जब कंप्लीट हो जाएगा, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को देंगे कि आपने 30 में से कितने सही बनाए। जो स्टूडेंट क्विज में लाइव रूप में भाग नहीं ले पाए हो उस स्टूडेंट के लिए है कि वो क्वेश्चंस का आंसर कॉपी पे लिखे एक एक करके, और 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए लास्ट में वो कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें। इससे हमें क्लियर हो पाएगा कि आपने क्विज में पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। देखते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्विज प्रीमियर लाइव। आप लोग रेडी हैं? देखते हैं आज का क्विज प्रीमियर लाइव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप इसका जवाब लाइव चैट में दें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है। प्लेटलेट्स रक्त कणिका का एक भाग है, अर्थात कि रुधिर को 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ये तीनों का अपना अलग अलग रोल है। आरबीसी आपके बॉडी के अंदर जो पदार्थ है अर्थात कि CO2 और O2 को ले जाने ले आने में मदद करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, जबकि प्लेटलेट्स आपके बॉडी के अंदर अगर कहीं पर कट जाए तो उस रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन जो है वह किसी भी ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, अर्थात कि यह सबसे छोटी इकाई है जो कि आपकी ब्रिक में पाई जाती है, जिसके वजह से ब्रिक अपना कार्य अर्थात कि जो छानने के कार्य है आपके बॉडी के अंदर जो बेकार पदार्थ यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है और जो अच्छे पदार्थ है, दोनों पदार्थों को अलग करने का जो कार्य है नेफ्रॉन के थ्रू से होता है। यह आपके शरीर में ब्रिक की संख्या 2 होती है, जिनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लाड़ किस ग्रंथि से निकलता है?
फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लाला, अर्थात कि आपके जो गले का हिस्सा है उस गले के हिस्से से यानी कि गला के भाग से लार ग्रंथि से लार निकलता है आपका। उस ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि। उस लार ग्रंथि से आपका लार रस स्रावित होता है, जिस लार रस का काम आपके बॉडी के जब भी आप भोजन लेते हैं उसमें भोजन की जो शर्करा की मात्रा होती है उनके पाचन के लिए आपका शुरू होता है लार ग्रंथि से निकलने वाला लार रस। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि जठर द्वारा, अर्थात कि जठर ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है जो कि छोटी आंत में अवस्थित होता है। अर्थात अगर पाचन की कार्य पूर्ण रूप से संपन्न की अगर बात करें तो वह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थात कि छोटी आंत में, यानी कि आपका पाचन जो संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है और उन पे क्रिया जो कार्य किया जाता है वह जठर ग्रंथि से निकलने वाला जो जठर रस होता है उसके द्वारा पाचन की क्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न होती है। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, अर्थात कि इसे ऊर्जा वाहक कह ले, ऊर्जा का संग्राहक कह ले या ऊर्जा का सिक्का कह ले, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जब पायरुवेट C3H6O3 पायरुवेट जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो आपके बॉडी के अंदर CO2, H2O और उसके साथ आपका ATP के रूप में एनर्जी निकलती है। यह ATP के रूप में निकली हुई एनर्जी आपके बॉडी के अंदर स्टोर भी रहती है। इसका यूज हम अपने जनरल कार्यों में भी करते हैं एवं अन्य जैव प्रक्रियाओं में इस ATP का यूज करते हैं। तो यह ऊर्जा वाहक के रूप में भी कार्य करेगी, यह ऊर्जा को संग्रह करके भी रखेगी या फिर इसे ऊर्जा का सिक्का भी कह सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आंसर बता सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में हम लोग पावर हाउस कहते हैं, हिंदी में ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ATP के रूप में एनर्जी निकलती है, यह ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो ATP आपका एनर्जी को निकलता है इस फॉर्म में। नेफ्रॉन की अगर बात करें हम लोग तो नेफ्रॉन वृक्क की सबसे छोटी संरचना है। अगर अनऑक्सी श्वसन की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज जो होता है 2 पायरुवेट अणु में टूटता है, अर्थात कि जब C6H12O6 जब ये टूटता है बिना ऑक्सीजन का तो C3H6O3 इसके 2 अणु बनाते हैं जिससे हम लोग पायरुवेट कहते हैं और वो श्वसन जो होता है हमारा अनऑक्सी श्वसन होता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि पावर हाउस, इसलिए आपका सही आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या होता है?
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि अंतिम उत्पाद की बात कर रहा है, इसलिए मेन चीज जो होगी CO2 और ऊर्जा ही निकलती है। हालांकि अगर H2O की अगर बात करें इसमें, तो H2O अगर नहीं रहता, ये जलवाष्प के रूप में रहती है, जिससे इग्नोर हम कर सकते हैं। मेन चीज़ें जो अंतिम उत्पाद में प्राप्त होती है हमें, वो CO2 प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतिम उत्पादन हमें CO2 और ऊर्जा होती है। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाता कि श्वसन के बाद क्या उत्पादित होता है, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड इसने जोड़ दिया है, अंतिम उत्पादन, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्थात कि जब भी ये C3H6O3 जब रिएक्शन करेगा O2 के साथ, तो मेनली अंतिम रूप में जो खास प्राप्त होगा वह आपका प्राप्त होगा CO2 और ATP के रूप में एनर्जी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर अंतिम वर्ड पूछ दिया तो आंसर CO2 और ATP अर्थात की ऊर्जा होगा। लेकिन अगर पूछे कि श्वसन का उत्पादन क्या होगा, उस समय आपका आंसर CO2, H2O और ऊर्जा तीनों होना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि लाल रक्त कणिका में लाल रंग किसकी वजह से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि लोहे के कारण, क्योंकि लोहा का यौगिक लाल रक्त कणिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिका है, उसका लाल रंग लोहे के यौगिक के कारण होता है। यह हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही O2 और CO2 का हमारे बॉडी के अंदर परिवहन हो पाता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो हमारे बॉडी के अंदर O2 और CO2 का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन सा है? वहन तंत्र का मतलब होता है परिवहन तंत्र, इसलिए कंफ्यूज ना होए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी काम करते हैं वृक्क। वृक्क हमारे बॉडी के अंदर चाय छन्ने की तरह काम करता है, यानी कि जो अच्छा पदार्थ होगा उसको एक तरफ, जो बेकार पदार्थ होगा उसको एक तरफ, दो भागों में करने का काम करता है। त्वचा की बात करें तो त्वचा में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, जो हमारे बॉडी के अंदर से जो बेकार की पसीना होती है उसे शरीर से बाहर निकालती है। फेफड़े की बात की जाए तो फेफड़े O2 और CO2 को ले जाने ले आने में मदद करती है। अर्थात कि देखा जाए तो तीनों में वहन तंत्र का कार्य हो रहा है। एक तो पहला नंबर अच्छे पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ का अलग होना। दूसरे अगर त्वचा की बात की जाए तो इसमें पाई जाती है खासतौर से श्वेत, याद रखिएगा फ्रेंड्स, श्वेत ग्रंथि, जिससे कि हमारा पसीना शरीर से बाहर निकलता है। तो ये भी तो हमारे शरीर के अंदर एक परिवहन का कार्य किया। अगर फेफड़ा का बात कीजिएगा तो फेफड़ा में भी O2 और CO2 पाया जाता है। इन CO2 और CO2 को बाहर निकलने और अंदर आने में कौन मदद करता है? तो फेफड़ा। अर्थात कि आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि जो हरा भाग होता है, खास तौर से जो पत्ती होती है,
पत्ती होती है, उस पत्ती में ही आपकी जो श्वसन की क्रिया है, सॉरी, इनके अंदर भोजन बनाने की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है। क्योंकि हरे वाले भाग में ही आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि भोजन बनाने का मुख्य कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधा का जो हरा भाग होता है उन भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन को देख के क्लियर हो जाना चाहिए, हरित लवक किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक यहाँ पे आ रहा है, तो हरित लवक मेनली कहाँ पाया जाएगा? हरे भाग में। आंसर यहीं से निकल जाता आपका। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? अगर आपने पहले के 10 क्वेश्चन देखे होंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन हम पहले ही दे चुके हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का बनना। अर्थात कि जब रक्त ज़्यादा बहाव होता है तो उसकी थक्का बनने में मदद करता है आपका प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा तो कंफर्म बेस से बिना टाइम लिए आप मार सकते थे ऑप्शन नंबर बी। आप इसे लाइव चैट के थ्रू से आंसर देते रहें, कोई डाउट हो तो उससे भी पूछते रहें। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, ग्रहणी भाग है। फटाफट आंसर कीजिएगा। ग्रहणी भाग है, किसका भाग है ग्रहणी? फटाफट आंसर कीजिएगा, टाइम नहीं लीजिएगा, क्योंकि टाइम सिर्फ 10 सेकेंड का है आपके पास। 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर करना है कि ग्रहणी किसका भाग है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। छोटी आंत का भाग आपका ग्रहणी है, जिससे हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराए हुए थे। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर से याद कर लीजिए आप। इसका शॉर्ट सा ट्रिक हम बताए थे आपको, DJI। आसानी से याद कर सकते हैं इसे। डी से डेडुनम, जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, डेडुनम। जे से जेजुनम, जेजुनम। और आई से इलियम। फ्रेंड्स अगर आप आसानी से अगर चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यह आपके छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग डेडुनम, जिससे अमाशय से भोजन को ग्रहण किया जाता है। जेजुनम में पाचन की क्रिया होती है और इलियम के थ्रू से यह भोजन को बड़ी आंत तक भेजा जाता है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, DJI। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अंग का, वह भाग का अगर होता तो आंसर आपका हरित लवक होता। गलती से आप हरित लवक नहीं मार दीजिएगा। और ख़ास तौर से हरित लवक का भाग जो आपका ग्रेना है, एस्ट्रोमा है, इसी में श्वसन की क्रिया होती, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन आपको ये सभी अंग नहीं है हमारे, यानी कि पौधों का जिस अंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस अंग का नाम है पत्ती, यानी कि लिप्स। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पत्ती होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? टाइम कम है, जरा फास्ट आप आंसर कीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि श्वसन। मान लीजिए अगर बात करते हैं पौधों की तो प्रकाश संश्लेषण जरूरी है,
लेकिन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप अगर C6H12O6 ग्लूकोज यानी कि भोजन तैयार हो गया, अगर इसका श्वसन सिर्फ नहीं हो तो बताओ क्या एनर्जी मिल सकती है? क्या नहीं मिल सकती है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के बाद भी श्वसन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो भोजन कर लिए, पाचन भी हो गया, लेकिन पोषक तत्वों का अगर श्वसन यानी कि ऑक्सीकरण नहीं हो तो क्या हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी मिल सकती है? क्या नहीं मिलेगी। अगर एटीपी के रूप में एनर्जी अगर नहीं मिल पा रही है तो हम कोई भी कार्य करें उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए श्वसन ही एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी निकलती है। इसलिए श्वसन की क्रिया हर जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? फटाफट आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। हमने आपको पहले बताया था कि कोशिका झिल्ली खास तौर से विशेष प्रकार की आपकी प्रोटीन और वसा से बनी हुई झिल्ली है। प्रोटीन और वसा से यानी कि लिपिड भी कह सकते हैं अब इसे। प्रोटीन और वसा से बनी होती है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये सभी पदार्थ को न तो अंदर जाने देते हैं और ना ही सभी पदार्थ को अंदर से बाहर आने देते हैं। इसलिए इसे अर्धपारगम्य कहा जाता है। यानी कुछ पदार्थों को अंदर जाने देते हैं और कुछ पदार्थों को अंदर से बाहर आने देते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कोशिका झिल्ली है किसकी बनी होती है? आपका आंसर होगा प्रोटीन और वसा का। फ्रेंड्स इस सेशन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अगर आप लोग का व्यू और परफॉर्मेंस ज़्यादा रहा, अगर ज़्यादा इसे लाइक मिला तो हम ज़रूर इसे और ज़्यादा प्रमोट करके सभी चैप्टर वाइज एक एक करके हम सभी के टॉप क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि कवक। ईस्ट जो है एक कवकीय वर्ग का जीव है जिनके अंदर हम बताए थे कि श्वसन की क्रिया इनके अंदर होती है। तो ये जब भोजन करता है यानी कि जो इसके अंदर C6H12O6 अर्थात कि ग्लूकोज होता है तो ये ग्लूकोज पायरुवेट में इसमें भी चेंज होता है। लेकिन जब ये O2 के साथ रिएक्शन करता है यानी ऑक्सीकरण की क्रिया इनके अंदर होती है तो ऑक्सीजन इसे भरपूर मात्रा में नहीं मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, जिसके वजह से ये बनाते हैं एथनॉल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एथनॉल अब प्लस में CO2, एथनॉल के साथ CO2 बनाते हैं, जिसके वजह से आपके कह सकते हैं कि इनके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह से ATP निकलता है उस तरह से इनके अंदर एनर्जी नहीं निकल पाती है। बाकी अगर बात करें शैवाल की तो शैवाल जानते हरे रंग की होती है, जीवाणु की कैटेगरी अलग होती है, इसलिए ईस्ट की जो कैटेगरी आएगी वो आपकी कवक की कैटेगरी में आएगी। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का क्वेश्चन नंबर 17। दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, किण्वन की क्रिया, जो कि अभी हमने बताया ईस्ट जो क्रिया करती है वो किण्वन की क्रिया होती है। और इसके अंदर जो किण्वन की क्रिया होती है दही जमने में, उसमें कवक के साथ साथ आपके लैक्टोबैसिलस का जीवाणु भी होता है जो किण्वन की क्रिया करता है और किण्वन की क्रिया करने के बाद एथनॉल की उत्पत्ति करता है, जिसके वजह से अगर थोड़ा ज़्यादा दिन अगर आप दही रह जाए तो उसका टेस्ट जो होता है खट्टा महसूस होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन,
कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि पीयूष ग्रंथि जो है आपके बॉडी के अंदर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य नहीं करता है। यह सिर्फ हमें क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ही कार्य करती है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ये आपका जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आपके यानी पौधों के अंदर वृद्धि के लिए कार्य करने वाला हार्मोन है, इससे वृद्धि होती है। अगर बात करें एडिनल, इंसुलिन और थायरॉक्सिन की, तो इंसुलिन, एडिनिल, थायरॉक्सिन ये सभी मानव के अंदर यानी जीवों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स है, लेकिन जिब्रेलिन जो है यह पादप में पाए जाने वाला हार्मोन है। हालांकि इनकी डिटेल्स आपके अगले चैप्टर्स में क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। इनके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल जानना है तो चैप्टर्स, अगला चैप्टर जो होगा उन चैप्टर में इसकी वेरिफिकेशन में कर दूंगा आपको लिए। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जरा फास्ट कीजिएगा, नहीं तो टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अर्थात कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, अर्थात कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम खनिज लवण लेते हैं धरती से, पौधे प्राप्त करते हैं जाइलम के थ्रू से जो आता है, उसके फलस्वरूप तैयार होता है उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज C6H12O6। उसके साथ ही साथ O2 और जलवाष्प ये भी निकलते हैं। अर्थात कि यहाँ पे ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या निकलता है, तो ग्लूकोज हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। कि ऊर्जा अर्थात ATP किस क्रिया के फलस्वरूप निकलती है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब इस चीज को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि श्वसन क्रियाएं हैं जिसके फलस्वरूप आपके बॉडी के अंदर ATP अर्थात एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, अधर नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल, सॉरी फ्रेंड्स लिखने में प्रॉब्लम है इसमें, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अर्थात कि छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 6 से 7 मीटर की लंबी हो सकती है। अर्थात कि ये जनरली जो महिलाएं होती है उनमें बड़ी होती है, जबकि पुरुष में थोड़ी छोटी होती है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखेंगे आप लोग। छोटी आंत सिर्फ नाम का है, लेकिन लंबाई सबसे अधिक है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा अर्थात कि ऊर्जा का सिक्का के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट बताना है आपको इस इजी क्वेश्चन का आंसर कि ऊर्जा मुद्रा या फिर ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ATP। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि ऊर्जा का मुद्रा अर्थात कि ऊर्जा का सिक्का ATP को कहा जाता था। कभी कभी फुल फॉर्म आए तो एड्रेनालिन ट्राइफॉस्फेट आप लिख सकते हैं।
देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। रंध्र है, रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात कि स्टोमेटा जो होल होता है, पौधों में जो स्टोमेटा होता है, या फिर अगर पौधे की जड़ों की बात करें तो वहाँ पर जो आपके या फिर छाल में जो वात रंध्र होते हैं उनके माध्यम से भी आपके जो होते गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों के आदान प्रदान में वायुमंडल से CO2 लेती है, जिसके वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, और वायुमंडल में इस रंध्रों के माध्यम से ही O2 को निष्कासित करती है, जिससे आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्विज कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 25। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नीले। अर्थात कि जो हृदय होती है, हृदय के 4 पार्ट होते हैं, 2 नीले और 2 आपका आलिंद। नीले की संख्या 2 और आलिंद की संख्या 2, अर्थात कि बायां आलिंद, बायां नीले और बायां आलिंद, इस तरह से 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो नीले वाला पार्ट होता है यह रुधिर को क्या करता है, संपूर्ण शरीर में पंप करता है, अर्थात कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम नीले के द्वारा किया जाता है। इसी के पंप करने की वजह से पूरे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? अर्थात कि आपके बॉडी के अंदर जो कितना रक्त दाब है, अर्थात कि ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीपी मापने वाली मशीन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि एस्फाइग्नोमीटर बीपी मापने की मशीन है। आप सबों ने देखा होगा एक पट्टी के समान संरचना होती है, जिससे जिस भी व्यक्ति के में बीपी मापनी होती है उसके बाजू में हम लोग क्या करते हैं, उसे लपेट देते हैं। ये पट्टी को बाजू में लपेटते हैं, इसमें एक वायर कनेक्टेड होता है, घड़ी के समान संरचना होती है, जिसमें ये दाब आपका हाथ में पंप करने की मशीन होती है, जिससे यह बताता है कि आपके बॉडी के अंदर रक्त दाब कैसा है, अर्थात कि कितनी तेजी से हृदय से रक्त पूरे बॉडी में जा रही है एवं कितनी तेजी से पूरे बॉडी से रक्त जो है आपके हृदय तक जाती है। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होना चाहिए वो होना चाहिए 120/80, अर्थात कि जाने का 120 और रिटर्न होने का स्पीड 80 होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, आपका आंसर 120/80 होना चाहिए। अगर मशीन की बात की जाए तो एस्फाइग्नोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड का टाइम देंगे सिर्फ। 5 4 3 2 1 ओवर। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पहले भी हम लोग ले चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फ्रेंड्स हमारा कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ऐसा क्यों? मंड मतलब होता है शर्करा का परीक्षण करने के लिए हरे पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है?
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। एल्कोहल में घोलने की वजह से, एल्कोहल में उबालने की वजह से उनमें जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है वह अल्कोहल में अलग हो जाता है, जिससे कि हमें सिर्फ पत्ता का अवशेष हमें प्राप्त होता है, जिस पर जब हम आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर जिस भाग में मंड होता है, अर्थात कि जिस भाग में शर्करा होगी। अगर हम फोटो के थ्रू से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका पौधे का पत्ता। अगर इस पत्ते में से अगर निकल गया हमारा, अगर उसमें से क्लोरोफिल निकल गया, निकलने के बाद जब हम आयोडीन को डालेंगे तो उसका जो कलर हो जाएगा हमारा, वो कलर होगा इस तरह से ब्लू कलर का। ऐसा ब्लू कलर का हमें दिखेगा, जगह जगह पे ये ब्लू कलर का जहां जहां पार्ट हमें दिखेगा, समझ सकते हैं कि उस भाग में शर्करा की मात्रा है, अर्थात कि आयोडीन का डालते ही उसका जो कलर होगा ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी जिस भाग में भी मंड या शर्करा होगा। देखते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना गुना, अर्थात कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम किसी भी वस्तु को कितना गुना पर देख सकते हैं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओवर। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि 10 गुना पर। जब भी स्लाइड में हम किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए रखते हैं तो उसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अन्य पदार्थ तो नहीं है। इसके लिए हम लोग उसे 10 गुना के पावर पे रख के उसे देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद उस स्लाइड को हम यूज में लाते हैं। स्लाइड का मतलब शीशा का प्लेट होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, और इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? फटाफट बताइए, तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है? ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया, अर्थात कि ट्रैकिया तिलचट्टा का श्वसन अंग है। इस ट्रैकिया के माध्यम से जो तिलचट्टा होती है, तिलचट्टा में सूंड की तरह संरचना होती है। यह आपका जिसे हम लोग श्वसनी कहते हैं, यह डायरेक्ट जो होती है तिलचट्टा के उत्तक एवं अंगों से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, अर्थात इसके अंदर, तिलचट्टा के अंदर कोई सा भी नली नहीं पाई जाती है जिनसे गैसों का आदान प्रदान हो सके, जिसके वजह से इनका जो आपका ट्रैकिया होता है, अर्थात कि श्वसनी होता है, डायरेक्ट वायुमंडल से लेकर उसके बॉडी के सभी अंगों तक जुड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अब इन 30 क्वेश्चंस में कितने सही हुए? सपोज दैट आपका 27 सही हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना नाम और लिखेंगे 27/30। जिसका 25 सही हुआ 25/30। फ्रेंड्स इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना मार्क्स ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्ट कीजिएगा, ताकि बाद में ऐसा नहीं हो कि आप मतलब गलत करें। आप अगर समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो फिर से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, या कहीं गलत ज़्यादा हो गया हो तो इस क्विज में फिर से पार्टिसिपेट आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये टॉप 30 क्वेश्चंस उनके लिए भी उपयोगी हो सके। फ्रेंड्स अगर इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ तो अगला वीडियो अगले चैप्टर का आपको तुरंत अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।